हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 8th में आपका चैप्टर चल रहा है पौधों और जंतुओं का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में आपको कल के सेशन में, लास्ट सेशन में आपने डिसर्टिफिकेशन की प्रोसेस कैसे स्टार्ट हो जाती है उसके बारे में जाना था। तो डिसर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण, यानी कि जहां उपजाऊ जमीन जो है वो मरुस्थल के रूप में धीरे धीरे बदलने लगती है, उस प्रक्रिया को हम डेसर्टिफिकेशन की प्रक्रिया कहते हैं। अब हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और पौधों और जंतुओं का संरक्षण चैप्टर में और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, चैप्टर आपका है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पौधों और जंतुओं का संरक्षण। सबसे पहला टॉपिक आपका था डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनोन्मूलन। क्या टॉपिक था आपका? डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनोन्मूलन। तो वनोन्मूलन के क्या कॉज हैं और क्या इफेक्ट्स हैं उसको हमको जानना है। वनोन्मूलन एक्चुअल में क्या चीज है? वनोन्मूलन किसको कहते हैं? जब जैसे सभी जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं हमारे देश में या पूरे विश्व में, इस पृथ्वी पर जितने भी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जंतु पाए जाते हैं, उनको ठीक तरह से रहने के लिए और अस्तित्व को अपने बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं कुछ चीजें, जैसे ऑक्सीजन, प्राणवायु सबके लिए जरूरी है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि क्या ऐसी चीज है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो ऑक्सीजन, प्राणवायु हमारे लिए एकदम नेसेसरी है, हम उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। हमें चाहिए भोजन, हम भोजन के बिना भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो वनोन्मूलन का मतलब क्या है? वनोन्मूलन का मतलब यह है कि जहां पे जंगलों को काट करके, वनों को समाप्त करके और वहां पे जो जमीन आपको मिल रही है उस जमीन का किसी दूसरे काम में यूज कर लेना, इस प्रक्रिया को हम डिफॉरेस्टेशन या वनोन्मूलन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कुछ पर्पस होता है। जंगल के आसपास के गांव क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा अपनी जमीन को बढ़ाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जंगल में एंटर करने लगते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा किनारे से जंगलों की कटाई शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है कि उनकी कृषि की भूमि, उनकी खेती वाली जो भूमि है वो बढ़ती चली जाए। कभी कभी घरों के निर्माण के लिए, कारखानों के निर्माण के लिए, बाग बगीचों को काटा। जैसे जंगलों की अगर हम बात करें तो केवल जंगल ही नहीं, बड़े बड़े बाग बगीचे भी काटे जा रहे हैं कॉलोनीज बनाने के लिए, घरों को बनाने के लिए। मैंने खुद बहुत बड़े पैमाने पर देहरादून में ही, यानी कि हमारे उत्तराखंड राज्य में ही, जिस एरिया में मैं रहती हूँ उस एरिया में मैंने कम से कम 10 बागों को कट करके कॉलोनीज में डेवलप होते देखा है। तो ये जो प्रक्रिया हुई, ये क्या प्रक्रिया है? इसी प्रक्रिया को हम वनोन्मूलन कहते हैं। जहां पे कभी लीची के बहुत बड़े बड़े बाग हुआ करते थे, जहां पे आम के बड़े बड़े बाग हुआ करते थे, फलदार वृक्षों के बहुत बड़े बड़े बाग हुआ करते थे, तो लोग अपने फायदे के लिए, आप कह सकते हैं कि पैसे के लिए, आप कह सकते हैं कि उससे कुछ इनकम होने लगे, इसके लिए मैंने बहुत सारे बागों को कटते हुए और कॉलोनीज में डेवलप होते हुए देखा है। तो वहां पे क्या है, जब बाग कटे तो ये एफर्ट नहीं किया गया कि उस कॉलोनीज की चारों तरफ, अगर अंदर की तरफ घर बन रहे हैं तो एटलीस्ट चारों तरफ एक लाइन पेड़ की लगाई जाए। ऐसा मैंने नहीं देखा। मैंने देखा जहां पेड़ कट रहा है, परमिशन लेके पेड़ कट गए। परमिशन कैसे मिली कुछ नहीं पता, परमिशन लेके पेड़ कट गए और कटने के बाद मैंने बड़ी बड़ी कोठियों को, बड़े बड़े बिल्डिंग्स को खड़े होते देखा। और यही जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वनोन्मूलन। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं जहां पे जंगल कट रहे हैं, लोग अपने फायदे के लिए जंगलों को काट रहे हैं, लोग अपने फायदे के लिए बाग बगीचों को काट रहे हैं। छोटे मोटे गार्डन की बात नहीं, बहुत बड़े बड़े बागों की बात हो रही है, जहां पे लगभग एक साथ 1,500-2 हजार पेड़ होंगे, एक साथ 100-150 पेड़ होंगे, 500 पेड़ होंगे। तो ये एक टाइप का मास, जहाँ पे ट्रीज थे उनकी कटाई हुई। वहां पे मैंने देखा कॉलोनीज को डेवलप होते हुए, बिल्डिंग्स को बनते हुए। तो बिल्डिंग्स जो हैं वो हमें ऑक्सीजन नहीं देती,
हमें ये समझने की जरूरत है, केवल हमें ही नहीं, केवल आपको ही नहीं, संपूर्ण विश्व को ये समझने की जरूरत है बच्चों कि हमें बिल्डिंग्स ऑक्सीजन नहीं दे सकती। और हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अगर एकदम पहला पॉइंट पूछा जाए कि जीवित रहने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, तो जीवित रहने के लिए प्राण वायु ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसको मजाक ही कहा जाएगा कि बिल्डिंग्स जो हैं, बिल्डिंग्स ऑक्सीजन नहीं देती हैं हमें। तो अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं, वहां पे बिल्डिंग्स डेवलप कर रहे हैं, अपने रहने के लिए घर बना रहे हैं, तो हम रहेंगे तब जब हम जीवित रहेंगे। मतलब ये पूरे विश्व की बात हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को समझना होगा सबको कि बिल्डिंग्स ऑक्सीजन नहीं देती। बिल्डिंग्स ऑक्सीजन नहीं देती, तो इसका मतलब कि हमने जितने बाग को काटा, जहां पे कॉलोनीज को डेवलप किया, उसके चारों तरफ सरकार भी अगर ये परमिशन देती है, तो इस परमिशन में ये क्लॉज होना चाहिए कि अगर कट रहे हैं, जितने पेड़ कट रहे हैं, उस कॉलोनी के चारों तरफ एटलीस्ट एक लाइन उस पेड़ों की अंदर घर बन जाए, चारों तरफ एक लाइन पेड़ों की जरूर होनी चाहिए, ताकि क्या हो कि मान लीजिए 100 पेड़ कटे हैं तो कम से कम 90 पेड़ तो लगाए जाने चाहिए उसकी कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि लाइन वही सत्य है, बिल्डिंग्स जो है वो हमें प्राण वायु यानी कि ऑक्सीजन नहीं देती हैं। अब वनोन्मूलन के क्या परिणाम हैं, डिफॉरेस्टेशन के क्या इफेक्ट्स हैं बच्चों, ये आप देख रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन जो है, इसमें अगर अनवरत कटाई चलती रहे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कटिंग ट्रीज, अगर लार्ज स्केल पे पेड़ कट रहे हैं तो क्या होगा? इससे एक बहुत बड़ी प्रक्रिया, बहुत नुकसानदायी प्रक्रिया होती है, जिसे हम कहते हैं डेसर्टिफिकेशन। हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण। इस शब्द को अगर हम तोड़ लें तो दो शब्द इससे बनते हैं, मरुस्थल। मरुस्थल से आप सभी बच्चों को ध्यान आएगा कि मरुस्थल शब्द का इस्तेमाल तो हम रेगिस्तान के लिए करते हैं। मरुस्थल शब्द का इस्तेमाल हम ऐसी जगह के लिए करते हैं जहां पर सूखे जैसी परिस्थिति रहती है, पानी की बहुत कमी रहती है, वहां पे बारिश बहुत कम होती है, और वहां पे ग्रोथ पौधों की नहीं हो पाती, वहां पे खेती बाड़ी बहुत अच्छी नहीं हो पाती, वहां पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है, बहुत ज्यादा गर्म होता है ना। इस जब हम मरुस्थल के बारे में सोचते हैं, रेगिस्तान के बारे में, तो हमें ये सारी चीजें ध्यान आती हैं। तो जैसे आपको भी याद करना पड़ेगा कि वनोन्मूलन जो है, डिफॉरेस्टेशन, इससे सबसे पहला नुकसान क्या है बच्चों? इससे हमारे जो जमीन है, जमीन पे ताप और प्रदूषण है ना, एक तो टेम्परेचर पर बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा है और प्रदूषण इससे बढ़ रहा है। ठीक है, अगर इसी तरह से सोचने की बात है, एक इस पर विचार करने की जरूरत है हमें भी, समाज को भी, पूरे विश्व को, कि अगर इसी तरह से निरंतर पेड़ों की कटाई होती रही, डेवलपमेंट होता रहा, तो क्या होगा? बारिश कम होने लगेगी, जमीन की फर्टिलिटी कम होने लगेगी, क्या हो जाएगा? सूखा होता है, क्या होता है? बाढ़ आती है, मतलब प्राकृतिक आपदाएं बढ़नी शुरू हो जाएंगी, उनकी संभावना बढ़ जाएगी। अगर आपको याद करें, आप जब भी हमने बात करी कि पौधे क्या करते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन वो स्वयं बना लेते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो कम पेड़ हैं, इसका मतलब ये है कि कम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होना। जब पेड़ ज्यादा होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा यूज होती है, अगर पेड़ कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पर्यावरण में वो कम इस्तेमाल होगी। और इससे क्या होता है कि वायुमंडल में इसकी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की, जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस में एक मुख्य गैस है, इसका क्या होता है? इसका बढ़ जाता है विकिरण। ठीक है, ये बहुत बढ़ जाता है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है? हम कहते हैं विश्व उष्णन,
शब्द से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें पूरे विश्व का ऊष्मा बढ़ रही है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, यानी कि ग्लोब जो है हमारा वो वार्म होता जा रहा है, वहां पे गर्मी बढ़ती जा रही है ना। इसका मतलब केवल ये है, हम ये महसूस भी कर सकते हैं पिछले कुछ सालों में और उसके पहले के सालों में जो टेम्परेचर का इफेक्ट हुआ है वो बहुत बड़े पैमाने पर चेंज हुआ है। तो इससे क्या होता है, पृथ्वी की ताप से जब वृद्धि होती है उसमें वाटर साइकिल का बैलेंस बिगड़ जाता है, वर्षा दर में कमी आती है और सूखा भी पड़ने लगता है। तो डिफॉरेस्टेशन के क्या नुकसान है? डिफॉरेस्टेशन कैन लीड टू डिस्टरबेंस इन वाटर साइकिल विच कैन रिजल्ट इन ड्रॉट्स, इससे सूखा आ सकता है। उसके अलावा व्हेन द ग्राउंड इज डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन, जब जमीन पे वेजिटेशन कम होगा तो वो रेन वाटर को होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए क्या होता है कि वाटर साइकिल चेंज होती है, जो पानी जमीन के अंदर जाना चाहिए, अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, वो अंडरग्राउंड नहीं हो पाता और पूरा पानी जमीन के ऊपर ही फ्लड ला देता है, यानी कि बाढ़ जैसी परिस्थिति आ जाती है ना। आपने देखा था कि अगर हमने क्लास 7th में ये पढ़ा था कि मृदा यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को बरकरार रखने के लिए क्या जरूरत होती है, वहां पे वृक्षारोपण, वनस्पतियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। किस तरह से सॉइल इरोजन वो हमें नुकसान पहुंचाता है। सॉइल इरोजन होने से क्या होता है बच्चों, कि जो मृदा की उपजाऊ वाली परत है वो मृदा की ऊपरी परत हट जाती है और नीचे से कठोर चट्टानें दिखाई पड़ने लगती हैं। इसमें सॉइल में हमारे ह्यूमस की कमी होती है और ह्यूमस में ही फर्टिलिटी वाला पोर्शन ज्यादा होता है, तो इससे हमारी उर्वरता भी जमीन की अपेक्षाकृत कम होती जाती है और इस तरह से क्या प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इसी को हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया। तो एक्चुअल मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया क्या है? डेजर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ फर्टाइल लैंड इनटू अ डेजर्ट एनवायरनमेंट, यानी कि धीरे धीरे जो उपजाऊ भूमि है, जो फर्टाइल लैंड है, उर्वर भूमि है, वो मरुस्थल में परिवर्तित होने लग जाए, ऐसी प्रक्रिया को हम मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इमेजिन करिए, जैसे हम अपने केवल भारत देश की बात करें, इमेजिन करो बच्चों, हमारे भारत देश के अलग अलग स्टेट्स में मौसम अलग अलग होता है, पर हमने ये ध्यान दिया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, गंगोत्री ग्लेशियर के भी पिघलने की बात रिसर्च में सामने आई है। हमारे उत्तराखंड, जिसे हम पहाड़ी राज्य के रूप में जाना जाता है, उत्तराखंड में भी टेम्परेचर बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा है ना। क्या रीजन रहा? रेगिस्तान में टेम्परेचर ज्यादा हो समझ में आता है, लेकिन किसी पहाड़ी राज्य में अगर तापमान बहुत ज्यादा हो रहा है तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन ही है, यानी कि जो वन कट रहे हैं, जो जंगल कट रहे हैं, इसलिए ही ये परिस्थितियां धीरे धीरे आ रही हैं, है ना। कक्षा 7th क्लास में ही हमने पढ़ा था कि ट्रीज से, जंगलों से, फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो आपको इन उत्पादों की सूची बनानी है। अगर हम कटाई करते रहे लगातार पेड़ों की, तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा? हम केवल एक तरफा अभी तक बात कर रहे हैं कि पेड़ नहीं कटने चाहिए, पेड़ नहीं कटने चाहिए। पेड़ों के कटने से हमें नुकसान क्या है और पेड़ों को काटने से हम क्या फायदा उठा रहे हैं, हमें दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करना है। वनोन्मूलन से सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि उस जंगल के, उस एरिया में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो प्रभावित होते हैं। मतलब हम अपने घरों को बनाने के लिए, आपने बहुत बार देखा होगा बंदरों को सड़क पर दौड़ते हुए, क्यों? जंगलों में जगह नहीं बची, जंगलों में फलदार पेड़ नहीं बचे, है ना। तो वो तो जानवर है, मजबूर होकर के वो सड़क पर आ जाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये क्या है?
all these consequences can have an adverse effect on our environment. तो जरूरी क्या है कि people are made aware of them. तो हमें लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, हमें खुद जागरूक होने की जरूरत है कि deforestation should be discouraged for personal or professional interests. वनोन्मूलन की प्रक्रिया को या जंगलों की कटाई को अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए या औद्योगिक फायदे के लिए उसकी कटाई को कम होना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, हम बात कर रहे हैं बच्चों जंगलों की। जंगल कई प्रकार के होते हैं। फॉरेस्ट होता क्या है? बेसिकली फॉरेस्ट जो है वो आपका एक ऐसा बड़ा एरिया होता है जमीन का जहां पे बहुत विभिन्न प्रकार के डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज एंड अंडरग्रोथ्स डेवलप होती हैं। वहां पे फॉरेस्ट्स में ऑल्सो सस्टेन अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े, चिड़िया, सरीसृप और वेरियस अदर एनिमल्स। तो इनके आधार पर, उनकी परिस्थिति के आधार पे, उन वहां पे किस तरीके की वनस्पतियां पाई जा रही हैं उसके आधार पे फॉरेस्ट जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। एक तो आपका होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ये कहाँ होते हैं बच्चों? ये आपके वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि पश्चिमी भारत के जो बीचेस वाला साइड है, पश्चिमी भारत के समुद्र के किनारों वाला साइड जो है, वहां पे ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और पूर्वोत्तर हिमालय की तरफ ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पे फ्लोरा में, यानी कि यहाँ पे वनस्पतियां कितनी पाई जाती हैं, कितने प्रकार के, यहाँ पे कुछ सदाबहार पेड़ पाए जाते हैं, फर्न्स की वैरायटी पाई जाती है, यहाँ पे झाड़ियां होती हैं बहुत ज्यादा, बैम्बूज पाए जाते हैं और इत्यादि। फौना, वहां पे जानवर कैसे पाए जाते हैं। फ्लोरा का मतलब होता है वहां पे वनस्पतियां कैसी पाई जाती हैं, और फौना का मतलब होता है वहां पे जानवर कैसे पाए जाते हैं, वहां पे जीवन कैसा है। तो लिपर्ड्स, मंकीज, जंगल कैट्स, जंगली बिल्ली, स्नेक्स, मैनी इंसेक्ट्स एंड स्नेल्स, ये सारे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दो और तरीके के हमने जंगलों के बारे में आपको बताना है। एक तो होता है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये कैसे होते हैं? ये हम पूरे विश्व की बात करें, एक्चुअल में हम केवल भारत की बात नहीं कर रहे बच्चों, हम पूरे विश्व की बात करेंगे, भारत की भी बात करेंगे, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन की, ये पूरे विश्व में है। तो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट किधर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके नॉर्थ चाइना में, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका। और यहाँ पे जो फ्लोरा फौना पाया जाता है वो होता है आपका पाइन, ओक, बर्च के ट्रीज पाए जाते हैं। वहां पे फौना में मोथ्स पाए जाते हैं, हिरन पाए जाते हैं, बीटल्स, वुल्व्स, फॉक्सेस, ये वहां का जीवन है। इसी तरह से कोनिफेरस फॉरेस्ट्स होते हैं। ये जो है आपका नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ यूरेशिया में के और वहां के हिमालयाज पे पाए जाते हैं। इनका फ्लोरा है पाइन एंड फर ट्रीज। यहाँ पे कोनिफर्स पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे ट्रीज जिसमें ऊपर की तरफ कोनिफर्स की तरह दिखाई पड़ते हों वो फौना। वहां पे कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं जैसे कि स्क्वेरल्स, डियर्स, वुल्व्स और गोट्स, जंगली बकरियां भी। अब वाइल्ड लाइफ की बात करें, हम अगर बात करें जंगली जीवन की, हम बात करें किस तरह से हम संरक्षण कर सकते हैं, तो ऑल द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, जो पेड़ पौधों की सभी स्पीसीज हैं, एनिमल्स, जंतुओं की सभी स्पीसीज एंड अदर ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द वाइल्ड इज रेफर्ड टू एज वाइल्ड लाइफ। जो सभी के सभी स्पीसीज, जंतु, वनस्पतियां, सभी जीव जंतु, सभी जितने भी जंगलों में रहते हैं उन्हें हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। इट इंक्लूड्स द डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इनहेबिट फॉरेस्ट्स, ओशियंस और सीज, है ना। और इसमें ये इंक्लूड, इसमें क्या क्या होता है? डिफरेंट वैरायटी ऑफ जीवित living organisms that inhabit forests, oceans और seas।
समुद्रों में, महासागरों में और हर जगह पे जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है बच्चों जैव विविधता। The variety of plants, animals and other organisms that inhabit the earth is collectively known biodiversity। यानी पूरे बायोम में, पूरे विश्व के, पूरी पृथ्वी में जो विभिन्न प्रकार की वैरायटी पाई जा रही है प्लांट्स की, एनिमल्स की, अन्य जीव जंतुओं की, उसको हम जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और आप बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में ही आपको बायोलॉजी पूरा सब्जेक्ट होगा, जीव विज्ञान, जिसके बारे में आपको पढ़ना होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। कुछ more and more animals are being added day by day to the list of endangered and extinct species. This is taking place because the following reasons. वाइल्ड लाइफ का क्या डिस्ट्रक्शन हो रहा है? हम देख रहे हैं कि विलुप्त होने वाले जो प्राणी हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जो विलुप्त होने वाले प्राणी हैं उनकी संख्या क्या होती जा रही है बच्चों? बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? उसके क्या कारण है? देखो, पिछले कुछ दशकों में ये देखा गया कि एनिमल्स यानी जंतुओं को हैव बीन मर्सीलेसली हंटेड फॉर फन। शिकार की घटनाएं बढ़ी हैं। Various body parts are illegally obtained from animals such as bones, skin, hides and teeth of animals. आपने बहुत बार देखा होगा हाथी दांत के बने हुए सामानों को मार्केट में बिकते हुए। क्या ये नेचुरल तौर पे कोई हाथी मर जाता है उसके दांतों का यूज करके बनाया जाता होगा? अगर ऐसा है तो इतने बड़े पैमाने पर उसकी मार्केट कैसे है? मतलब कहीं ना कहीं अपने औद्योगिक स्वार्थ के लिए इतना बड़ा जानवर हाथी उसका शिकार कर लिया जाता है। क्यों? केवल उस दांत के लिए जिसे हम हाथी दांत के नाम से जानते हैं। उसकी बहुत सारी ज्वेलरीज और बहुत सारी चीजों को मैंने भी मार्केट में बिकते हुए देखा है। तो मैंने एक बार छोटी थी तो सोचती थी कि आखिर ये जो हाथी दांत की चीजें होती हैं, मिलती हैं जो सजावटी रूप में, उसके बैंगल्स, कंगन भी देखे मैंने, तो ये कैसे बनती होंगी? इसके लिए तो हाथी दांत चाहिए। और हाथी दांत बहुत बड़े पैमाने पर कैसे मिल सकता है? मतलब हाथी दांत की खेती तो होती नहीं। हाथी दांत जो है वो तो हाथी का दांत ही है, तो वो आपको कैसे मिलता है? उसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स का, केवल उन बॉडी पार्ट्स को पाने के लिए, है ना, क्या करते हैं, इलीगली उनको पाया जाता है। यानी कि अब तस्करी भी शब्द सुना होगा आपने, इलीगल निकाल करके उसको यूज करना अपने उद्योगों के लिए, है ना। तो ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ये जो नेचुरल हैबिटेट है हमारा, जो प्राकृतिक परिवेश है, वो क्या हो रहा है, जंतुओं का वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो बर्बाद हो रहा है, which in turn is leading to the loss of animals also। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जंतुओं का भी नुकसान हो रहा है, और जिनको हम बाद में विलुप्त होने वाले जंतुओं की श्रेणी में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से अगर डिस्ट्रक्शन होता रहा प्रकृति का, नेचर का, एकदम इसी दर पे होता रहा, तो क्या होगा, एक दिन जो मनुष्य है विल बिकम एक्सटिंक्ट। एक दिन क्या होगा कि हम भी विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि हम किस पर है, प्रकृति पर ही निर्भर है। तो इस तरह से टू अवॉइड दिस फ्रॉम टेकिंग प्लेस वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। हमें अपने पर्यावरण को बचाना ही होगा, हर हाल में हमें अपने पर्यावरण को बचाना होगा। ईच वन, प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है that our individual level can contribute towards the protection of the environment। हमें पर्सनल लेवल पे, हमें व्यक्तिगत तौर पे अपने पर्यावरण को बचाने के लिए एक जरूरी प्रयास जो है वो जरूर करने चाहिए। और उसके लिए हर व्यक्ति के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उसको अपनाया जा सकता है। कुछ तरीके जिसके बारे में हम बात करेंगे, ways in which we can contribute to protect our environment। क्या तरीके हैं जिससे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं? कुछ तरीके हैं क्या?
जैसे प्लांटिंग अ ट्री इन आवर नेबरहुड एंड टेकिंग केयर ऑफ इट। हम एक परंपरा के तौर पे कहते हैं हमारे यहाँ परंपरा है, तो परंपराएं लोग निभाते हैं, है ना। तो क्यों ना एक परंपरा बना दी जाए कि जब भी बच्चे का बर्थडे होगा तो पेड़ लगाएंगे। क्यों ना ये परंपरा बना दी जाए कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो तो उसकी याद में पेड़ लगा देंगे। क्यों ना इस तरीके की परंपरा बना दी जाए कि जब किसी को कुछ गिफ्ट करना हो तो हम पौधे गिफ्ट करें और उनको रिक्वेस्ट करें कि आप इसको प्लांट करिएगा और उसकी देखभाल करिएगा। इससे क्या होगा, गिफ्ट की जगह पे हम अननेसेसरी प्लास्टिक की चीजें, कांच की चीजें देने के बजाय अगर हम एक अच्छा पौधा गिफ्ट करते हैं, क्या ये अच्छा नहीं होगा? उस पौधे को जब आप गिफ्ट के रूप में देंगे तो उस व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा और उसका प्लांटेशन करने के बाद उसकी देखभाल भी वो व्यक्ति करेगा। तो केवल प्लांट कर देने से ट्री फायदा तो होने वाला नहीं है। अगर आप पेड़ लगाते हैं तो उस पेड़ की देखभाल भी जरूरी है ताकि वो पेड़ स्वस्थ रूप में बड़ा हो सके, है ना। तो सबसे बड़ा तरीका है कि हमारे आस पड़ोस में पेड़ों को लगाना और उसकी देखभाल करना। इसके लिए अपने बड़ों से विचार विमर्श करके बातचीत कर सकते हैं कि हम कहाँ पेड़ लगा सकते हैं, कौन से पेड़ सबसे ज्यादा फायदेमंद है। मेडिसिनल प्लांट्स भी लगाए जा सकते हैं, है ना। जैसे तुलसी है, तुलसी बहुत ज्यादा उसका मेडिसिनल वैल्यू है, मतलब बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उसको हम यूज कर सकते हैं अपनी दवाइयों के तौर पे, अपने आप को स्वस्थ भी रखने के लिए। और तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसमें हरे रंग की पत्तियां होती हैं तो भोजन भी निर्माण होता है। तो इस तरीके की प्लांट्स को हम प्लांटिंग कर सकते हैं, अपने पड़ोसियों को गिफ्ट दे सकते हैं, या एक ऐसा वो ले सकते हैं कि हम एक प्रतिज्ञा ले लेंगे कि हम किसी को गिफ्ट देंगे तो हम पेड़ पौधे ही देंगे गिफ्ट में, हम प्लास्टिक और कांच नहीं देंगे गिफ्ट में। ये भी हम सोच सकते हैं। मतलब तरीके बहुत सारे हैं उसको करने के। हमें क्या होगा, बस केवल हमें अपनी दैनिक जीवन में उसको प्रैक्टिस में लाना होगा। हमें उसको जानते हम सभी हैं कि पेड़ पौधों को लगाने से हमारा पड़ोस का जो परिवेश है वो बहुत अच्छा होगा, हम जानते हैं, लेकिन हम इसको करते नहीं। तो बच्चों, ज्ञान को जानने के बजाय जब जान लें तो उसको करने पर, है ना। अगर आप कोई चीज, जिसको कहते हैं किताबी ज्ञान फायदेमंद नहीं होता है, तो आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो सीख रहे हैं अपने शिक्षकों से, अपने बड़ों से, अगर आप उसको अपने दैनिक जीवन में, अपने प्रैक्टिस में लाएं तभी इसका फायदा है ना। तो इसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं कि अपने आस पड़ोस में, अब ऐसे ही नहीं, कहीं भी जाके कहीं भी लगाना नहीं, अपने बड़ों से विचार विमर्श करके, बातचीत करके कि हम कहाँ पे, किस जगह पे प्लांटेशन कर सकते हैं। उसके अलावा प्लास्टिक बैग्स को हम अवॉइड कर सकते हैं और उसकी जगह पे हम पेपर बैग्स या जूट बैग्स का यूज कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा ज्यादा है तो इसके बारे में हम अगले सेशन में और अच्छे से बात करेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने वनोन्मूलन के बारे में, मरुस्थलीकरण के बारे में जाना कि किस तरह से वनोन्मूलन के कारण, वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति अपने फायदे के लिए जंगलों की कटाई करे, और इस तरह से मरुस्थलीकरण का क्या मतलब है कि जो उर्वरक भूमि है वो जंगलों की कटाई के कारण, पानी के न रुकने के कारण धीरे धीरे मरुस्थल की तरह परिवर्तित होने लग जाए। इस प्रोसेस को हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। आज हमने इसके बारे में बात करी। कल हम बात करेंगे कि किस तरह से व्यक्तिगत तौर पे प्रयास करके, जागरूक होके हम अपने पर्यावरण को और अपने परिवेश को बचा सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम बात करेंगे इसी के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।